वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू मीन्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर BST का, जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट होता क्या है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी so that individuals make their best contribution to the organization or the work assigned to them। हम पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, मैनेजमेंट ज़रूरी है जिससे कि जो इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझें, उन्हें अच्छे से निभाएं, ताकि उनके पर्सनल गोल्स और जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो टारगेटेड गोल्स हैं, वो टाइमली अचीव हो सके। अब इसकी डिवाइन देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, जिससे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो साथ में काम करें और उनका एक गोल हो कि वो अपने गोल्स को अच्छे से अचीव करें, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प हो। इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब है टाइमली गोल्स अचीव करना और सही तरीके से काम को करके गोल को अचीव करना। इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इंटर रिलेटेड हैं बट अलग अलग हैं। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक ब्रॉड कंसेप्ट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, रिक्वायर्स इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस, नीड्स एफिशिएंसी। ये जो कॉन्सेप्ट जो है मैनेजमेंट के, ये सारे हमारी इसी डिफाइन से निकल के आते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट in which individuals work together with the aim of achieving goals effectively and efficiently। Okay, अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस क्या है। पहले हम इनकी डिफ़ाइन देखेंगे, उसके बाद हम इनके डिफरेंसेस जानेंगे। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी मीन्स काम को सही से करना विद मिनिमम कॉस्ट, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम आए। कॉस्ट कम कैसे आएगी? जब हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं हम उनको फुली यूटिलाइज़ करेंगे, उनको अच्छे से यूज़ कर लेंगे, तब हमारी कॉस्ट कम होगी, हमारी वेस्टेज कम होगी और हमारा टास्क अच्छे से हो पाएगा एकदम सही तरीके से। और वहीं इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है, इफ़ेक्टिवनेस इज़ कंसर्न विद द एंड रिज़ल्ट। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब एंड रिज़ल्ट से है, मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन स्टेबुलेटेड टाइम। इसमें बस हमें अपना टास्क कंप्लीट करना है और टाइम पर कंप्लीट करना है। ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस आर डिफरेंट येट दे आर इंटर रिलेटेड। ये वही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टू। ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है कि वो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करके चले। अगर अनबैलेंस हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो सकता है, वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगी या टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब हम इसके डिफरेंस जान लेते हैं। पहला डिफरेंस इनका डिफाइन है, इफ़ेक्टिवनेस इज़ अ डिग्री टू विच समथिंग इज़ सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। मतलब एक तरीके से पूरा सक्सेसफुल होना, जो हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहिए वो आउटकम लाने में हम सक्सेसफुल हो गए, टाइमली आ रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है और मिनिमम कॉस्ट हो रही है। एफिशिएंसी मीन्स इज़ द क्वालिटी और प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एफिशिएंट। मतलब वो काम सही है या नहीं, हमें सिर्फ एफिशिएंसी में उससे मतलब है, ये नहीं कि वो कैसे आ रहा है, उसमें हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। Effectiveness refers to the degree of success. Efficiency refers to achieving results in an optimal manner. Refers to an usefulness of a thing. It refers to a manner
in which something is done. Effectiveness is done in right thing. Effectiveness is doing the right thing. Efficiency is doing the thing right. Characterized by successful result, characterized by minimum of waste, expense और unnecessary effort. इफ़ेक्टिवनेस में हम ये देखते हैं कि हमारा बस जो रिज़ल्ट है वो सही आना चाहिए, और एफिशिएंसी में हम देखते हैं कि हमारा वेस्ट मिनिमम हो, हमारा जो एक्सपेंस है वो कम आए, और जो हमारे अननेसेसरी एफ़र्ट जो हम काम कर रहे हैं वो उसमें इंक्लूड ना हो, जिससे हमारे प्रोडक्शन पर फ़र्क पड़ता है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट चैप्टर। ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, आइदर इन द सिंपल फॉर्मेट और इन द केस स्टडी फॉर्मेट। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस which is undertaken to achieve already specified and desired objectives by proper utilization of available resources। समझ आया। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब इंक्लूड होता है, जिससे कि जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब लिख लीजिए यूनिवर्सल, एंड इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स यूज, साइज, नेचर, लोकेशन, एट एवरी लेवल। फ़र्क नहीं पड़ता वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कैसी है, या उसका नेचर और लोकेशन क्या है, वो हर लेवल पर मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, it does not contain one activity, it is a complex activity including 3 main activities। मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं आती, उसके अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ओके, और जिसमें इससे कि जो मेन 3 एक्टिविटीज़ हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को कैसे मेंटेन करना है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हमें काम को कैसे मैनेज करना है कि वो सब में इक्वली डिवाइड हो और टाइमली हमारा काम ख़त्म हो जाए। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, हमें जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो डेली के टास्क हैं उन्हें हमें मैनेज करना है कि वो टाइमली एंड हो, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो कंपनी का काम है, उस पर फ़र्क ना पड़े। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, हमेशा कंटिन्यू ही रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस विच परफॉर्म्स continuously। the process of management continues until an organization exists for attaining its objective। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है तब तक मैनेजमेंट चलता ही रहता है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि अब हमने इतना प्रॉफिट अटेन कर लिया है या अर्न कर लिया है तो अब हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैनेजमेंट हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के आप इतने लोगों को, इतने काम को मैनेज नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर टिप्स एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के ज़रूरी होते हैं। आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान काम करेगा, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। हर इंडिविजुअल को अपने पर्सनल गोल अटेन करने हैं, अर्न करने हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल आराम से अचीव कर सकें। तो एक ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मीन्स चेंजिंग, इट्स नेवर द सेम। It is a dynamic function since it has to adapt according to the need, time and situation of the changing environment। टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को हमें चेंज करना पड़ता है, इसके जो प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं उनमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, जो कि टाइम, नीड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें डालने होते हैं। जैसे एग्जांपल लें अगर मैकडोनल्ड्स का, तो जब मैकडोनल्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्व कर रहा था, इंडिया में नहीं था, तो जो उनके फ्लेवर्स थे, जो टेस्ट थे, वो सब एक्सेप्टेबल थे, उनकी सेल्स अच्छी हो रही थी। पर जैसे ही उन्होंने इंडिया में एंटर करा तो
थोड़े टाइम बाद उन्होंने ये एनालाइज़ किया कि हमें अपने मेन्यू में, अपनी डिशेस में चेंजेस करने पड़ेंगे, उनको इंडियन टेस्ट, इंडियन कुजीन के अकॉर्डिंग उनको बनाना पड़ेगा, ताकि उनकी जो सेल्स है वो जनरेट हो, वो राइज़ हो। अगर वो ये चेंज नहीं करते तो आज वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। सी, मैकडोनल्ड्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। ओके, आप ये एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, एक केस स्टडी भी आ सकती है इसमें, जिसमें आपको पूछेंगे कि इसमें मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन और टच। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर उसको आप फील कर सकते हो। बट ओनली इट कैन बी फेल्ट इन अ वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। अब आप अपने स्कूल का एग्जांपल लीजिए, आप लोग स्कूल में एंटर होते हैं, अपनी क्लासेस में जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट आपको कहीं दिख रहा है, पर आप उसको फील करते हैं कि आपकी जो क्लास है वो क्लीन है, चेयर्स प्रॉपर्ली अरेंज हैं, तो मैनेजमेंट फील होता है। या आप अपने स्कूल के ऑफिस में जाएँ तो सोफ़ा ऐसा नहीं है कि बीच में पड़े हैं, साइड में एक तरीके से अच्छे से अलाइन करे हुए रखे गए हैं। टेबल की पोजीशन, सोफ़े की पोजीशन सब पहले से असाइन है, वो मैनेजमेंट में आता है। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स मेनली 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की मतलब क्या नीड है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों ज़रूरी है। पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर पर्सनल लेवल पर क्यों ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं ग्रो करने की। पहला, आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे, नॉट जनरेटिंग इनफ प्रॉफिट बट सर्वाइविंग एंड स्टार्टिंग जनरेटिंग सेल्स, मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट योर बिजनेस। फिर जैसे आपका सर्वाइवल हो जाएगा अराउंड 2 to 3 ईयर्स में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करने लगेंगे। प्रॉफिट जनरेट करेंगे, आप उसमें से अपनी कॉस्ट निकालेंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आप थोड़ा लॉस भी इनकर करें, धीरे धीरे आपका लॉस कम हो जाएगा और प्रॉफिट, जो आपकी अर्निंग है, इनकम है, वो ज़्यादा हो जाएगी। और एक ऐसा टाइम होगा जब आपके लॉस जो है वो मिनिमल हो जाएंगे और आपके डे बाई डे या टाइम बाय टाइम जो प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो रहा है, उससे आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। यही सब चीज़ें इसमें यहाँ लिखी हुई हैं। सर्वाइवल, it exists for a long time and the competition market, it provides a it provides a vital incentive for the continued successful operations. Growth, success of an organization is measured by the growth and expansion of the activities. अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गिविंग बेनिफिट्स टू सोसाइटी लाइक यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस and going employment to disadvantaged sections of the society. Example, TISCO, ITC and Asian Paints. ये मुझे आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी रिकनसाइल्ड विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब मान लीजिए 3 जने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन तीनों के गोल्स अलग अलग होंगे, जो पर्सनल गोल्स हैं। किसी को सैलरी अच्छी चाहिए, किसी को इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, किसी को हाइक चाहिए, पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उन सबके गोल्स को रिकनसाइल कर देती है, मतलब मिक्स कर देती है। तो उसमें क्या, वो सारे उनके जो गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंडर ही आ जाते हैं, जिससे उनको अपने पर्सनल गोल्स अचीव करने में आसानी होती है। फिर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ध्यान से पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, इम्पॉर्टेंट है, और जो चीज़ें हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव्स ले लीजिए, इंपॉर्टेंस ले लीजिए, बस घुमा फिरा के वो एक ही बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस। चीज़ें वही हैं, जो मेन ये वर्ड्स हैं, आप इनको ना हाईलाइट करके आइएगा, यही मेन पॉइंट्स हैं, घुमा फिरा के बस यही है। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, यूजिंग द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
Management creates dynamic organization. Management helps in achieving personal objectives, development of society, social objectives में अभी ये cover हो गया है. So thank you for the video, for watching it, and please like, comment, subscribe to our channel, and ask your queries in the comment section. I will be very happy to answer your queries. So write in the comment section that on which topic you want the next video. Till then, goodbye.